हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। करेजा आज चैप्टर 1 धुआं धुआं करने वाले हैं। वो क्या है गुरुजी? क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमारा क्या है? विलियन। जी हाँ, सोल्यूशन। ये आपका क्लास 12। अरे भैया हो जाओ यार। ये 12 केमिस्ट्री क्या भैया? 12 केमिस्ट्री का सर चैप्टर चैप्टर सर क्या है? 1 है अपना। वो क्या सर? विलियन। पूरा मैं हैंड रिटन नोट्स पे समझाऊंगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक मैं आपको दूंगा लिखने के लिए और जहां तक होगा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ न्यूमेरिकल आप खुद से करिएगा, इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किया है, ठीक ना। बाकी मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स में आपको समझाने जा रहा हूँ। ये पूरा फुल चैप्टर में आपको दिखाऊंगा, फुल चैप्टर में तो टेंशन नहीं लेना है। चीज और, ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर कवर करवा दिया है, ठीक है ना। मैंने सारे चैप्टर का नोट्स बनवा दिया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, सर पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी को जरूर ज्वाइन करें। सर लिंक कहाँ पे है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, या फिर हमारी वेबसाइट है www.skmstudy.in पर भी आप जाकर वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम वेबसाइट या फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही चौचक वाला सर पीडीएफ है कि नहीं। चलिए देखिए, अगर विलियन है, विलियन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले विलियन के बारे में जानते हैं। सर विलियन होता क्या है, किसे कहते हैं विलियन? ध्यान दीजिएगा, विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? विलियन कहते हैं। यानी कि पानी में जब नमक को मिलाते हैं सर, ठीक है ना, तो पानी चीनी का एक घोल तैयार होता है। पानी चीनी का एक क्या होता है? घोल तैयार होता है। इसे ही विलियन कहते हैं, ठीक है। पानी जो होता है इसका अधिकतम मात्रा होता है और नमक का मात्रा क्या होता है? कम होता है। पानी अगर अधिक मात्रा में है तो क्या हो जाएगा सर? विलायक हो जाएगा। जो अधिक मात्रा में रहेगा वो विलायक हो जाएगा। और इसमें घुल कौन रहा है? नमक घुल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर? विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? विलेय। पानी नमक का घोल, पानी ग्लूकोज, गर्मी का मौसम आ गया है ना, और ग्लूकोज पीते नहीं, बस पानी और ग्लूकोज का यहाँ पे, ठीक ना। देख रहा पानी है, अधिक मात्रा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। यानी कि विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट बोला जाता है। नमक है, नमक की कम मात्रा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। अब विलेय को क्या बोला जाता है? सल्यूट बोला जाता है। पानी और नमक के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं, ठीक है ना। और जिससे ये विलियन तैयार होता है। क्या होता है? ये विलियन तैयार होता है, सोल्यूशन तैयार होता है। बात समझ आई? तो विलियन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, नोटेड, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट में यहाँ पे, किसी विलियन में जो घटक अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है। यानी कि कोई विलियन है, विलियन में किसी भी घटक की मात्रा ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं सर? विलायक कहते हैं। और जिसकी कम मात्रा होती है उसे विलेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आपने 1 लीटर सर पानी ले लिया और उस 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम चीनी डाल दिया, तो चीनी की मात्रा कम है, कितनी है? 100 ग्राम है। लेकिन पानी की मात्रा 1 लीटर है, 1 लीटर है। तो जो हमारा पानी रहेगा वो क्या रहेगा सर जी? जिसका घटक ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा सर जी? विलायक रहेगा। और जिसका घटक कम है, चीनी 100 ग्राम है, तो क्या रहेगा सर? हमारा विलेय होगा, विलेय होगा। तो जैसे पानी और चीनी के विलयन में जो पानी रहेगा विलायक रहेगा, तथा जो चीनी रहेगा वो क्या रहेगा सर? विलेय रहेगा। क्या रहेगा सर? विलेय रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट में करके एक लिखा हुआ है, यदि विलियन में 2 घटक हो तो उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। यदि किसी विलियन में 3 घटक हो तो उसे त्रिअंगी विलियन कहते हैं। गुरु जी ये क्या है? ये क्या है? किसी विलियन में यदि 2 घटक है, मान लीजिए पानी और क्या सर? चीनी है, और इसमें डाल दी नींबू डाल दीजिए, कितने घटक हो गए? 2 घटक हो गए। हाँ, और उसमें डाल दीजिए 3 घटक हो गए, 4 घटक हो गए। इस प्रकार से आप बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सर विलयनों के प्रकार, तो विलयनों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं आपको बस ऐसे ही समझा दूं, समझा जाएगा। अवयव की मात्रा के आधार पर, मतलब कि अगर जो अवयव है, घटक है, वो कम है या फिर ज्यादा है। अब अवयव क्या है, जैसे पानी है और चीनी है, चीनी को बहुत ज्यादा मात्रा में कर देंगे, चीनी की मात्रा बहुत कम कर देंगे, तो बस यही है। जैसे तनु विलयन, तनु विलयन एक सांद्र है, एक क्या है, तनु है। अब तनु विलयन होता क्या, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे डायलूट सोल्यूशन कहते हैं, यानी तन विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, अथवा ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं घोला जा सकता, अथवा जिस विलयन में विलय की ठोस व विलयन अवस्था के बीच साम्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा से कुछ कम होती है, तो उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब आप भंडारे में गए गुरु जी, अब भंडारे में पूरी पूरा नहीं खाए गुरु जी, पूरी क्या खाए सर जी, कम खाए हैं, और अभी हमें रसगुल्ले खाने का मन है, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त, मतलब पेट नहीं भरा है सर इसका। अधिसंतृप्त मतलब कितना रसगुल्ले खा लिए कि अब बस उल्टी हो जाए, मुंह से निकलना प्रारंभ हो जाए, तो क्या होता है, अतिसंतृप्त, मतलब कि स्थिर ताप, ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक हो जाती है, तो ऐसे विलयन को अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे सोडियम ट्राई सल्फेट, हाँ, क्रिस्टल है, तो जो इसमें सल्फेट सोल्यूशन बनेगा, तो वो हमारा क्या होगा, अति संतृप्त होगा। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे गैसीय विलयन, विलायक गैस रहेगा, विलय क्या रहेगा, कुछ भी विलय ले सकते हैं, ठीक है ना। द्रव विलयन, द्रव में द्रव का, ठीक है ना, लिक्विड जैसे हो जाएगा, और विलायक कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठोस विलयन, जिसमें विलय क्या रहेगा, विलायक दोनों क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, इसी का द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। अब गैसीय विलयन, गैस ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव के भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार होते हैं। तो इस आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका ठोस का, ठोस का ठोस में विलयन, जैसे कापर में जिंक से क्या बनता है, पीतल, तो ये ठोस में ठोस का विलयन है। ठोस का द्रव में विलयन, जैसे H2O का NaCl में, पानी को हम लोग नमक में घोल दे तो ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का गैस में, जैसे वायु को, वायु से अगर धुआं घुलता है, धुआं क्या है, कार्बन है, ठीक है ना, तो ये ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा। फिर द्रव का ठोस में विलयन, जैसे जैली सोने में पारा। द्रव का द्रव विलयन, जैसे H2O में एल्कोहल। द्रव का गैस में, जैसे वायु में नमी। गैस का ठोस में विलयन, जैसे पीडी में H2 हाइड्रोजन। गैस का द्रव विलयन, जैसे जल में CO2। गैस का गैस विलयन, जैसे वायु आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है विलेयता। सर विलेयता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं सर विलेयता, तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ विलेय की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे उस पदार्थ का विलेय की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विलेयता कहते हैं। अब यहाँ पे अगला है गैस की द्रव में विलेयता। अब गैस की द्रव में विलेयता क्या है, ध्यान देना, विभिन्न विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होती है। जैसे O2 है, जल में विलेयता बहुत कम होती है, यानी कि O2 की जल में विलेयता बहुत कम होती है, परंतु CO2 की, CO2 व HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड की जल में विलेयता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। अच्छा, कारण क्या है कि ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम होती है, लेकिन CO2 और HCN की, HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की जल में विलेयता अधिक होती है। मेन कारण क्या है, तो जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, वह द्रव जल में अधिक घुलनशील होती है, ठीक है। अब ये अवशोषण गुणांक क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिए। NTP पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों की अधिकतम मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाती है, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं,
तो गैसों की प्रकृति सबसे पहला है कि विलायक से क्रिया करने वाली विलायक में आयनित होने वाली गैसों की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, NH3 है, CO2 है, HCl है, इसकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। परंतु विलायक से क्रिया न करने वाली, विलायक में आयनित न होने वाली गैसों की विलेयता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जैसे कि ध्रुवीय गैसें ध्रुव विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। अब ध्रुवीय विलायक जैसे यहाँ पे आपका H2 है, HCl है, ये सब क्या ध्रुवीय विलायक है। यानी कि HCl व NH3 गैसें H2O में अधिक घुलनशील होती हैं, क्योंकि उनके दो ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय गैसें होती है और इनका ध्रुवीय विलायकों में घुलनशीलता क्या होती है सर, अधिक होती है। ठीक है। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ताप में वृद्धि गैसों की घुलनशीलता घटती है। यदि हम लोग ताप में वृद्धि करें तो जो गैसों की घुलनशीलता होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है, प्राय प्राय घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि गैसों के द्रव में घुलने की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसलिए ताप वृद्धि करने पर गैसों की घुलनशीलता क्या होती, प्राय प्राय घटती है। अगर ताप घटाएंगे तो घुलनशीलता क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे H2O और CO2 से हमारा क्या होगा, H2CO3 और प्लस यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होगी। H2 व HI जल में घुलनशीलता, ताप इनका घुलना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होता है। यहाँ पे आप रिएक्शन दे सकते हैं। उसके बाद विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण भी प्रभाव पड़ता है। यदि विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित हो तो गैसों की विलायक में विलेयता क्या होती है, घट जाती है। अगर हम लोग दाब का प्रभाव अगर देखें, अगर हम दाब डाल रहे हैं, क्या घुलनशीलता बढ़ रही है, तो गैसों की द्रव में विलेयता दाब के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, अर्थात गैसों की द्रव में विलेयता अगर हम बात करें दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है, और दाब घटाने पर क्या होती है, घटती है। यही है दाब का प्रभाव, बस और कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग है भैया, हेनरी का नियम, हेनरी लॉस। ये भैया सबसे मोस्ट IMP वाला है टॉपिक। ये आपको याद रखना है कि हेनरी का नियम है क्या, किसे कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि M अनुक्रमानुपाती P, या फिर जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो Ka क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, M बराबर Kp हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, M बराबर आपका Kp हो जाएगा। जहां M क्या है सर, जहां M क्या है सर जी, घुली गैसों की मात्रा है, और P सर क्या है, श्याम पर गैसों का क्या है, दाब है, और के क्या है सर, एक स्थिरांक है, यानी बोले तो कांस्टेंट वैल्यू है सर। ठीक है ना। अब डाल्टन के नियम के अनुसार वहीं देखिए, अगर हेनरी के नियम को प्रूव करने का, तो गैसों की विलेयता या मोल प्रभाज एक्स अनुक्रमानुपाती होती है किसके, गैसों के आंशिक दाब के। ये जो मोल प्रभाज है एक्स, ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, गैसों के आंशिक दाब यानी कि पी की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी अनुक्रमानुपाती एच गैस, यक्स गैस। अब यक्स क्या है, ये मोल प्रभाज है, एक्स क्या है, गैस का मोल प्रभाज, क्योंकि गैस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो गैस का मोल प्रभाज हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। तो P अनुक्रमानुपाती गैस का मूल प्रभाज, ये X क्या है, मूल प्रभाज। जैसे एप्पल को ऐसे दिखाते उसी प्रकार मूल प्रभाज को यहाँ पे X से दिखाया गया है, क्योंकि बोल रहा है P क्या है आपका, P जो है गैस का आंशिक दाब है, तो P अनुक्रमानुपाती मूल गैस का मूल प्रभाज। अब जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा, KH एक कांस्टेंट मिलेगा, KH क्या मिलेगा सर, एक कांस्टेंट मिलेगा, और यही हेनरी क्या स्थिरांक है, KH बराबर हो जाएगा P अपान X, और यही एक हेनरी स्थिरांक है, जहां पे P क्या है, P क्या है आपका, तो गैस का आंशिक दाब है, X गैस क्या है, गैस का मूल प्रभाज है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। बस यही लिख देना है, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है ना। अब आप निकाल लीजिए। अब X गैस अनुक्रमानुपाती 1 KH, अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, यदि हेनरी स्थिरांक मान बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता घटेगी,
यदि हेनरी स्थिरांक मान घटेगा तो गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और एक यहाँ पे फिगर दर्शाया गया है। हेनरी नियम की क्या क्या सीमाएं हैं सर? तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं यहाँ पे देख लीजिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए पहला, ताप बहुत कम होना चाहिए दूसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए तीसरा, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है, चौथा। कुछ नोट पॉइंट में लिखा गया है, ध्यान देना। NH3 व HCl गैसों की C6H6 में यानी बेंजीन में बहुत ही कम घुलनशील होती है और ये दोनों गैसें बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन भी करती हैं। परंतु अगर वहीं पर हम बात करें, परंतु NH3 व HCl गैसें H2O में अधिक घुलनशील होती हैं और ये दोनों पानी में हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं। ये दोनों जो गैसें होती हैं, सॉरी, ये दोनों NH3 और HCl H2O में नहीं घुलती और ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करती, बल्कि ये किसमें, बेंजीन में घुल जाती, C6H6 में घुल जाएंगी, तो वहां पे हेनरी नियम का पालन करेंगी, लेकिन ये H2O में नहीं घुलती, इसीलिए यहाँ पर हेनरी के नियम का सर पालन नहीं करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सर हेनरी का जो नियम है इसका कहाँ कहाँ हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, ध्यान देना। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम, इसलिए आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए कमजोरी महसूस होती है और इस रोग को एनॉक्सिया भी हम लोग कहते हैं। और कहाँ पे करते हैं गुरुजी? सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। और कहाँ पे करते हैं सर जी इसका उपयोग? हेनरी के नियम का, गहरे समुद्र में गोताखोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाते हैं, परंतु दाब अधिक होने के कारण ये गैसें रुधिर में बहुत अधिक घुलनशील हो जाती है, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घट जाता है, इसीलिए इन गैसों की घुलनशीलता, इन गैसों की जो घुलनशीलता होती है सर, वो क्या होती है, तभी घट जाती है। ठीक है ना? उसके बाद इसीलिए इनके बुलबुले खून के अंदर बन जाते हैं और एक भयानक दर्द होता है जिससे गाठे कहते हैं, और इसीलिए गोताखोर N2O2 और गैस लेकर जाते हैं जिससे इनकी रुधिर में घुलनशीलता क्या रहे, कम रहे। तो यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो ये लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको करना है तो ये कर लीजिए, एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ये आपके क्या है सर, न्यूमेरिकल है, देख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में सर विलेयता क्या है, ध्यान देना है यहाँ पे, किसे कहते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता? 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा ग्राम में घुल सकती है, अथवा 1 लीटर द्रव विलयन में ठोस पदार्थ के जितने अधिकतम मोल घोले जा सकते हैं, वही ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। वही ठोसों की द्रव में क्या कहलाती है सर? विलेयता कहलाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है यहाँ पे आपका? सबसे पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है। जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उसमें ध्रुवीय जो विलेय होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। उदाहरण के एग्जाम्पल की बात करें तो H2O में NaCl व KCl अधिकतम घुलनशील होते हैं। वहीं पे C6H6 में NaCl, KCl, NH3, HCl कम घुलनशील होती हैं। नोट में लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है, जैसे जैसे में तैसा कह सकते हैं हम लोग। जैसे ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय को घोलता है और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलता है, बस और कुछ भी नहीं। कुछ नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या है सर जी? ध्रुवीय अणु में निम्न में से कोई एक या अधिक लक्षण होता है। सिरों पर प्लस व माइनस आवेश यह असंतुलित संरचना प्रदर्शित करेगा, इसकी कोणीय संरचना होगी। और क्या होता है सर जी? और क्या होता है इसमें? केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर के द्वारा दर्शाया है, अगर आपको देखना है तो एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ताप का प्रभाव,
यदि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। जैसे यहाँ पे Na NaNO3 NaCl NH4Cl और KNO3 है। दाब का प्रभाव सर जी, दाब परिवर्तन करने का या करने पर ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ठोस विलयन क्या होता है सर जी, किसे कहते हैं ठोस विलयन? दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहा जाता है। और ठोस विलयन सर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? दो प्रकार का होता है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन सर क्या, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण किसी दूसरे ठोस यानी विलेय के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जाके विलेय क्या हो गया, घुस गया है, और ये क्या है, विलायक है, तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाता है। और अंतराकाशी मतलब कि वो हटाते नहीं बल्कि उसके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको हटाकर खुद बैठ गया है, कौन, विलेय। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये विलेय के जो छोटे छोटे गैप है उसके अंदर घुस गया है। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि क्रिस्टलीय ठोस के अंतराकाशी में या रिक्तियों में किसी दूसरे ठोस विलेय के कण आ जाते हैं, उसे अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। जैसे टंगस्टन कार्बाइड जो होता है, ये अंतराकाशी ठोस का एक क्या होता है सर, उदाहरण होता है, ठीक है ना। उसके बाद विलयन की सांद्रता का पद अगर हम बात करें, जैसे W/W अथवा भार बटे भार प्रतिशत अथवा द्रव्यमान प्रतिशत अथवा मास प्रतिशत भी कहते हैं, क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट वाले फार्मूला याद होना चाहिए। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में, अर्थात परसेंटेज W/W बराबर WB यानी कि वेट ऑफ यहाँ पे सल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की मात्रा ग्राम में इंटू 100। ए क्या है आपका, विलायक है, बी क्या है, विलेय है, और टी क्या है आपका, तापमान है, ठीक है ना। यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सल्यूट एंड यहाँ पे क्या है आपका, विलयन है, वेट ऑफ सोल्यूशन यानी विलायक की मात्रा। इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपका उदाहरण भी दिया गया, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो भाई साहब ये न्यूमेरिकल लगा लो, कोनो दिक्कत नहीं होगा। भार बटे भार प्रतिशत यानी कि W/V क्या होता है, तो ध्यान देना, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार बटे भार प्रतिशत कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि प्रतिशत W/V, विलेय का भार ग्राम में बटे विलायक का आयतन किसमें, ml में। इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिशत W/V बराबर WB/VT। ये ग्राम में रहेगा, ये किस में रहेगा, ml में इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगाया तो 100 लगेगा। अब जहाँ पे B क्या है, तो B हमेशा और हमेशा विलेय रहेगा, A विलायक रहेगा, और T क्या रहेगा, विलयन रहेगा, यानी कि A+B बराबर T हम कर सकते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे A मैंने विलायक को माना है, B विलेय को माना है, और T क्या है, विलयन है। तो यहाँ पे B क्या है, विलायक है, विलेय है, तो यहाँ पे सल्यूट यानी वेट ऑफ सल्यूट बटे वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसको कर सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल लगाना, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपके सामने है, आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपका आयतन प्रतिशत या V/V परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, ये ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आपका आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर VB बटे VT इंटू 100। ये आपका VB किस में रहेगा, ml में, और VT भी क्या रहेगा, ml में। अब इसको क्या कहते हैं, VB को विलेय का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ये आप विलेय को ही तो B से दिखाते हैं, विलेय को ही तो B से दिखाते हैं। ए कहीं पे रहे तो क्या रहेगा, विलायक रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है ना, और सोल्यूशन को हम लोग T से दिखाते हैं। तो बस वही है आपका विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। एग्जाम्पल में आप ये पूरा पूरा यहाँ पे नोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये उसके बाद ppm अंश प्रति मिलियन या फिर प्रति 10 लक्ष
क्या होता है, ये सबसे वीआईपी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पार्ट पर मिलियन आपके पेपर में आता है। तो किसी विलियन के 10 लाख यानी 10 घाते 6 यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है ना, भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं, यानी कि पार्ट पर मिलियन कहा जाता है, पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा सर जी, पीपीएम बराबर डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू टी, ये क्या रहेगा ग्राम में, ये भी रहेगा ग्राम में, ये इंटू 10 के घाते 6। अच्छा ये डब्ल्यू बी क्या है सर जी, देखिए डब्ल्यू मतलब वेट यानी कि भार हो गया, भार हो गया, और किसका भार, बी है यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार बटे, ये टी क्या है विलियन है, डब्ल्यू क्या है भार है, तो विलियन का भार, यानी कि विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 10 घाते 6, यही क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। और बाकी डिनोट करना है तो डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और एक इन्होंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पे करवा दिया है, प्रैक्टिस करना है तो करते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल है पूरा, तो न्यूमेरिकल को हम बाद में करेंगे, आज पहले नोट्स को पढ़ते हैं अच्छे से। उसके बाद है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति अथवा ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं और इसे यश से प्रदर्शित करते हैं, ग्राम प्रति लीटर को। तो यश बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर, और यानी कि डब्ल्यू बी अपान वी टी, यानी कि ये आपका क्या है, बी क्या है विलेय का भार, और विलियन का आयतन भी क्या है आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को वी से दिखाते हैं, आयतन जो ए है यहाँ पे आपका विलायक, बी विलेय और टी विलियन है, और डब्ल्यू क्या है आपका भार है, ध्यान देना, और वॉल्यूम को वी यानी कि ये आपका आयतन है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा नोट्स आपको दे रहे हैं, पूरी यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं, अगर न्यूमेरिकल लगाना तो कर लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है वो अगले मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, ये मैं नेक्स्ट पेज में आपको मैं करवा दूंगा। उसके बाद आपका नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, और नॉर्मलिटी को हम लोग नॉर्मलता को सर किससे दिखाते हैं, तो यन से प्रदर्शित किया जाता है सर। नॉर्मलता क्या होता है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, और नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मलता एन बराबर विलेय के ग्राम के तुल्यांक बटे विलियन का आयतन किसमें सर, लीटर में, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, ग्राम प्रति लीटर निकल कर आ जाएगा, यानी ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होता है, ठीक है ना। यन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलियन का तुल्यांकी भार गुणते विलियन का आयतन लीटर में, और यही क्या हो जाएगा आपका मेन फार्मूला निकल कर आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि आप कर सकते हैं एन बराबर डब्ल्यू बी अपान ई बी, ठीक है ना, यानी कि विलेय का भार बटे विलियन का तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन, और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आप लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद है नॉर्मलता व शक्ति में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी ऑन एंड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है आपका विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ये होता है, ये होता है, और एन बराबर क्या होता है, यस अपान ईबी होता है, और यस बराबर अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो एन इंटू ईबी आ जाएगा, अब जहाँ पे यस है वहीं पे आप पुट आउट कर दीजिए, और यस बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने जाना है ऊपर ही डब्ल्यू बी अपान वी टी होता है, और फिर इसको यहाँ पे ला के रख देंगे, और जैसे यहाँ पे सर आप रखेंगे तो यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, इसको आप यहाँ फिल कर दीजिए, काम खत्म। डब्ल्यू बी अपान वी टी जहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, यहाँ इसके स्थान पे, इसके स्थान पे क्या लिख लिख सकते हैं हम लोग, यस लिख सकते हैं, तो यस लिख दीजिए, तो एन बराबर हो जाएगा यस अपान ई बी हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, यस चाहिए, तो इसको कर लीजिए यस बराबर एन इंटू ई बी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद है मोलरता, ये सर मोलरता क्या होता है, किसे कहते हैं सर मोलरता, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन किसमें सर, लीटर में, ठीक है। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, भार बटे क्या हो जाएगा सर जी, अणुभार हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार हो जाएगा, यानी कि m बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे
विलेय का अणुभार इंटू विलायक का आयतन किसमें सर, लीटर में, ठीक है ना, यानी कि m बराबर WB/MB इंटू VT। और ये आपका न्यूमेरिकल है, इस आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है सर। चलिए, ये आपको न्यूमेरिकल में आपको आने वाली वीडियो में करवा दूंगा, तो इसको भी स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे देखिए वही है, अभी नॉर्मलता हम देखे थे, अब यहाँ पे मोललता और शक्ति में संबंध। तो मोललता बराबर क्या होता है, WB/MB इंटू VT, और WB/VT बराबर क्या होता है, यस से दिखाते हैं, यानी शक्ति को दिखाते हैं। और WB क्या है, अच्छा है क्या ये, आपसे मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या है, तो B क्या है आपका, विलेय है, विलेय है। W क्या है, भार है, तो विलेय का भार। T क्या है आपका, विलियन है, विलियन है। V क्या है आपका, आयतन है, तो विलियन का क्या हो जाएगा सर, आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, एस लिख सकते हैं, तो एम बराबर S/MB हो जाएगा। अगर यस यहाँ पे चाहिए तो यस बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू MB, इसका गुणा तिर्यक हो जाएगा। बस दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध निकालना है, तो एन बराबर क्या होता है, WB/EB इंटू VT, और इसमें हम लोग मोलरता को नॉर्मलता में क्या कर देंगे, नॉर्मलता में मोलरता का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे यहाँ पे, WB से WB कैंसिल हो जाएगा, VT से VT कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, N/M बराबर 1/EB बचेगा, और 1/MB बचेगा। अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा, तो आपका हो जाएगा N/M बराबर MB/EB बराबर N, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना। मोललता क्या होता है सर जी, मोललता किसे कहते हैं, अगर मोललता की परिभाषा क्या होती है सर जी, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। मोललता को m से दिखाते हैं, m बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। चूंकि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार भी होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार भी होता है। तो m बराबर हो जाएगा विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलायक का अणुभार। तो m बराबर WB यानी ग्राम में बटे MB इंटू VB यानी कि किलोग्राम में। अगर एक न्यूमेरिकल प्यारा सा लगाना है तो ये न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। अब यहाँ पे है मोल प्रभाज। सर मोल प्रभाज क्या होता है, किसे कहते हैं सर मोल प्रभाज, तो किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि XC बराबर NB/NAT। हाँ, यानी कि XC बराबर अगर देखें तो NA/NT, जिसका मात्रक नहीं है। ए क्या है यहाँ पे आपका, ए क्या है आपका, विलायक है, बी क्या है, विलेय है, और सी क्या है यहाँ पे, या फिर टी यहाँ पे आपका क्या है सर, विलियन है। टी आपका क्या है, विलियन है। हाँ, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अब सर एक कैसे आएगा, ध्यान देना, XA प्लस XB करेंगे। अब देखना यहाँ पे NB/NT, NB/NT प्लस NA/NT, दोनों का आप वो ले लीजिए एलसीएम, तो NB प्लस NA/NT। अब ए में जब बी जोड़ेंगे तो क्या NT मिलेगा, यानी विलियन मिलेगा, अब बटे विलियन, विलियन से विलियन कैंसिल, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक निकल कर आ गया। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में अगली क्लास में कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता सर मत करिएगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। अगला है यहाँ पे वाष्प दाब। सर वाष्प दाब क्या होता है, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो कुछ बंद बर्तन में कुछ द्रव को ताप स्थिर रख दें तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग यानी V1 अधिक तथा संघनन वेग V2 क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ पे हमने किसी बंद बर्तन में द्रव को रख दिया और ताप को क्या करे सर, ये बढ़ा दे। अब उसके बाद परंतु कुछ समय बाद वाष्पन का वेग घटने लगता है और संघनन का वेग क्या होता है, बढ़ने लगता है। फिर कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, और इस अवस्था V1 बराबर V2 को द्रव वाष्प साम्य अवस्था हम लोग कहते हैं। साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, अथवा निश्चित ताप पर द्रव वाष्प दाब साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब के वाष्प दाब कहते हैं। नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी द्रव के कण ब्राह्मणी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराकर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं उसे
द्रव का क्या कहते हैं सर, वाष्प दाब कहते हैं। कुछ यहाँ पे नोट वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब के होने पर भी द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायु दाब वाष्प दाब का क्या करता है सर, विरोध करता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले सर कारक क्या क्या है, फैक्टर ऑफ हिटिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो द्रव की प्रकृति सबसे पहले, यानी कि यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम है तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और वेग अधिक होगा तो टक्कर तेजी से होगा, और दाब भी अधिक होगा, इसलिए वाष्प दाब उसका क्या हो जाएगा सर, अधिक हो जाएगा। वहीं पर यदि द्रव में कणों के बीच आकर्षण अधिक हो तो गतिज ऊर्जा कम होगी और वेग कम होगा, और टक्कर कम हो गया, धीरे धीरे होगा, और दाब भी कम हो जाएगा, इसलिए वाष्प दाब उसका क्या होगा, कम होगा। यदि द्रव की सांद्रता अधिक है तो वाष्प दाब का मान कम होगा, यदि द्रव की सांद्रता कम है तो वाष्प दाब का मान क्या होगा सर, अधिक होगा। दूसरा, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का। तो द्रव का ताप में वृद्धि करें तो अणुओं की जो उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वेग में वृद्धि हो जाएगी और टक्कर तेजी से होगा और वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर किसी द्रव की ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब मान बढ़ता है, घटाने पर घटता है। उसके बाद द्रव के विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव हैं ए और बी उपस्थित है। ये अपना विलयन में है, इसमें ए और बी द्रव आपके क्या उपस्थित है। यदि द्रव ए का आंशिक दाब पीए है और द्रव बी का आंशिक दाब क्या है, पीबी है, तो पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बराबर पीए प्लस पीबी हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। तो पीए क्या है, द्रव ए का आंशिक दाब, और बी पीबी द्रव बी का आंशिक दाब हो जाएगा। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, ध्यान देना। अब राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या राउल्ट का नियम, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। माना घटक ए का आंशिक दाब पीए और घटक बी का आंशिक दाब पीबी है, ठीक है ना, तथा घटक बी का मूल प्रभाज क्या है आपका, एक्स ए है। घटक बी का जो मूल प्रभाज है वो क्या है आपका, एक्स ए है। चलिए, घटक बी का ये आपका बी है, यहाँ पे मूल प्रभाज, तो यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एक्स बी हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम से पीए अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा सर, पीबी हो जाएगा। पीए अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब अनुक्रमानुपाती हटता है, अनुक्रमानुपाती यहाँ पे हटता है, तो यहाँ पे एक आपका नियतांक मिलेगा। वो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स, एक आपका नियतांक निकल के आएगा, यहाँ पे पी नॉट ए। यहाँ पे जब ये हटेगा आपका अनुक्रमानुपाती तो पी नॉट ए यहाँ पे नियतांक निकल के आएगा, तो पी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, क्योंकि पीबी अनुक्रमानुपाती एक्स बी है। तो पीबी जब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो पीबी नॉट एक्स बी यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, जहां पीए नॉट द्रव का ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और पीबी नॉट द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो कुल वाष्प दाब निकालना है तो पी बराबर पीए प्लस पीबी हो जाएगा, यानी कि पीए का मान रख दीजिए पी, तो पी बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी प्लस एक्स बी। यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका पूरा पूरा, और ये ग्राफ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, केवल अति तन विलयनों पर ही कार्य करता है। एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। ये राउल्ट के नियम की क्या है सर, सीमाएं हैं। आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होता है, ध्यान देना। सबसे पहले आदर्श विलयन, वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहेंगे, और जो ना करे उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। काम खत्म हुआ। दो द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन हो सकते हैं। पहला, जब दोनों द्रवों की अणुओं की संख्या समान हो, जब दोनों द्रवों के अणुओं का आकार समान हो, जब दोनों द्रवों के अणुओं के बीच समान आकर्षण बल कार्य करता हो, तो वो एक आदर्श विलयन हो सकते हैं। आदर्श विलयन के लक्षण क्या क्या है, सबसे पहले यह राउल्ट के नियम का पालन करेगी, और दूसरा इसका जो एंथैल्पी यानी डेल्टा एच का मान होगा 0 होगा, डेल्टा वी का मान, आयतन का मान यहाँ पे मतलब कि 0 से कम होगा, और ए का जो आकर्षण मान, बी के आकर्षण मान बराबर ए माइनस बी का आकर्षण मान, यानी कि यहाँ पे
विलयन विलयन का आकर्षण, विलय विलय का आकर्षण बराबर विलयन और विलय का आकर्षण, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आदर अब अनादर्श विलयन क्या है? ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। दो द्रव ए व बी निम्न परिस्थितियों में अनादर्श विलयन बनते हैं। ए व बी की संरचना असमान हो, ए व बी के अणुओं का आकार असमान हो, ए माइनस बी आकर्षण इज नॉट इक्वल टू बी माइनस बी आकर्षण। अनादर्श विलयन के लक्षण यहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि पेपर में नहीं आएगा लेकिन ये आएगा आपके। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन के प्रकार, राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन दिखाने वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विलयन दिखाने वाले, ये दो प्रकार से हो सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो नोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगला यहाँ पे स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात के अनु, अनुपात के बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। पहला, ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं, और दूसरा ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक का उन्नयन, और चौथा होता है आपका परासरण दाब, ठीक है ना। उसके बाद है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। तो विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय कणों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घटता है तो वेग भी क्या होता है? घट जाता है, इसीलिए वाष्पदाब भी घट जाता है, और इस घटना को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P है तथा विलयन का वाष्पदाब PS है, तो वाष्पदाब में अवनमन क्या हो जाएगा? P माइनस PS हो जाएगा, तथा वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन P माइनस PS अपान P हो जाएगा। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या है? तो ध्यान देना, अवाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम क्या है? तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एक्स बी, और P माइनस पी एस अपान पी एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, जहां पे P क्या है आपका, और ये एक फार्मूला भी है। P क्या है? विलयन का वाष्पदाब, शुद्ध विलयन का वाष्पदाब। PS क्या है? विलयन का वाष्पदाब। Na क्या है? विलायक के मूल, और Nb क्या है आपका? विलेय के मूल, ठीक है ना। किसी तन विलयन के लिए देखें तो Nb का जो मान होता है वेरी वेरी इज लेस देन किससे? Na से, तो इसलिए Nb का मान यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? आपका Na के बराबर लिख देंगे, तो Na प्लस Nb बराबर Na, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ही कम मान है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे Na इसको हम लोग शून्य मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो Na का मान कितना आ जाएगा? इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Na प्लस Nb है, तो यहाँ पे Na लिख सकते हैं, P माइनस पी एस अपान पी बराबर बराबर Nb अपान, अब Nb प्लस Na था, तो यहाँ पे Nb अगर बहुत छोटा तो 0 ले लिए, तो यहाँ पे Na बचा। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो P माइनस पी एस अपान पी बराबर W अपान M अपान W अपान M, ये कैपिटल में कि स्मॉल में? कैपिटल में स्मॉल, ठीक है ना। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपके लिए करवा दिया हूँ। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब Vp वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर होता है। यदि विलायक और वाष्पशील विलेय हो तो कणों की संख्या क्या होती? बढ़ जाती है, और प्रत्येक कण की ऊर्जा क्या होती? घट जाती है, तो वाष्प दाब का मान भी घट जाता है। क्वथनांक बढ़ेगा तो इस घटना को क्वथनांक में उन्नयन भी कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है तथा विलायक का क्वथनांक TS है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? TS माइनस T हो जाएगा। तो विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो अनुक्रमानुपाती किसके होता है? मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक क्या होता है, यानी कि Kb क्या होता है? Kb तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम लोग Kb कहते हैं, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। M बराबर क्या हो जाएगा? 100 K इंटू डब्ल्यू अपान डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। ये आपका स्मॉल में रहेगा, ये क्या आपका कैपिटल में रहेगा। अब जहां पर K क्या है?
यहाँ पर यम क्या है, स्मॉल यम क्या है, विलियन का अणुभार mv हो जाएगा, ठीक है ना। के क्या है, विलियन का क्वथनांक, विलियन मोलल उन्नयन स्थिरांक kb है, के क्या है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक kb है। स्मॉल w क्या है, यहाँ पे विलेय का भार है, और डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, विलयन विलायक का भार, जो कि आपको डब्ल्यू ए से दिखाते हैं। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ध्यान देना, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम लोग आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी कि हम बराबर बस वही आप रख दीजिए, काम खत्म हो। हिमांक का अनुमान क्या होता है, तो जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था में वाष्प दाब बराबर हो जाता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय क्या होगा, वाष्प दाब का मान घट जाता है, हिमांक घटेगा, तो इस घटना को हिमांक का अनुमान कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी है, विलयन का हिमांक टीएस है, तो हिमांक में अनुमान क्या हो जाएगा, टी माइनस टीएस निकल के आ जाएगा। और हिमांक में अनुमान जो होता है वो मूललता क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है आपके मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हम लोग के एफ से दिखाते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुलने पर हिमांक में जितनी कमी आती है उसे हम लोग मोलल अवमनन स्थिरांक यानी के एफ कहते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा, इसी से निकलेगा 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पे यम विलेय का अनुभार, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, के क्या है जो कि के एफ है मोलल अनुमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलेय का भार, डेल्टा टी क्या है हिमांक में अनुमन है। अगला यहाँ पे आपका आणविक अनुमन स्थिरांक क्या होता है, 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुलने पर उसके हिमांक में जितनी कमी आती है उसे आणविक अनुमन स्थिरांक कहते हैं। सेम टू सेम परिभाषा है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अनुमन की सीमाएं क्या क्या यहाँ पे लिखा है कि ये विधियां केवल तन विलीनों पर कार्य करती हैं, केवल वैद्युत अन अपघट्टों का ही मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा, केवल अवाष्पशील विलेय के लिए मान्य है। चौथा, विलेय विलायक में पूर्ण घुलनशील होना चाहिए। अगला यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो ऐसा झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक यानी जल के ही कण देखे जा सकते हैं उसे हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसको हम लोग एसपीएम भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अंडे की झिल्ली, किशमिश का आवरण, अंगूर का आवरण इत्यादि जो होता है ये हमारा अर्ध पारगम्य झिल्ली में आता है। अच्छा, परासरण होता क्या है, तो जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को किसी एसपीएम यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक यानी जल के कण तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, और इसी गति को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब आपके 2 प्रकार के होते हैं, अंतःपरासरण दाब और बाह्य परासरण दाब, जो कि फिगर के द्वारा बताया गया है। अब परासरण और विसरण में अंतर है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पेपर में पूछा जाता, तो यहाँ पे लिखा है, लिख सकते हैं, दोनों में अंतर कोई दिक्कत नहीं। परासरण दाब क्या होता है, जब किसी विलयन को शुद्ध विलायक के साथ एसपीएम द्वारा पृथक रखा जाता है तो परासरण की क्रिया को विलायक की ओर गति होने लगती है, इसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर बाहर से जितना दाब लगाया जाता है उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। विलयन का परासरण दाब बराबर होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद है वाष्प परासरण दाब के नियम क्या क्या है, तो सबसे पहला है वांट हाफ ने तन विलयनों के लिए सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार तन विलयनों में विलेय के कण गैस के कणों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः उन्होंने तन विलयनों के लिए निम्नलिखित दिए। पहला है आपका बायल वांट हाफ नियम, स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब यानी कि पी या पाई उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है, और सांद्रता क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी सी है यहाँ पे, पी अनुक्रमानुपाती सी या फिर पाई अनुक्रमानुपाती सी। दूसरा है आपका चार्ल्स वांट हाफ नियम, स्थिर सांद्रता पर किसी तन विलयनों का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात पी अनुक्रमानुपाती टी या पाई अनुक्रमानुपाती टी हो जाएगा। अगला सामान्य विलयन समीकरण, हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये अगर लिखना है तो अति परासरी या अल्प परासरी इसको भी लिख सकते हैं, ये सब लास्ट वाले हैं, ठीक है ना, ये उतना पेपर में नहीं आते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है पूरा पूरा हैंड रिटन नोट्स पर खत्म हुआ, मैंने सारा टॉपिक समझाया। अगर जो टॉपिक आपको ना समझ आया हो, जिस सेकंड पर आपको ना समझ आया हो, बता दीजिएगा आप मिनट लिख के। साथ ही साथ आपको जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल स्किप किया है, मैं अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्लियर करा दूंगा, तो ये चैप्टर 1 आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी को ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार।
जाकर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।